भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता, यहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी हिमाचल की धरती के संतान श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्र में मेरे साथी नौजवान, ऊर्जावान, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल जी, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री शांता कुमार जी, श्री अनुराग ठाकुर, यहां के सांसद श्रीमान रामस्वरूप जी, सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप जी, श्रीमान राम सिंह, श्रीमान जयराम जी और हिमाचल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस देवभूमि पर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं काशी से लोकसभा का सांसद हूं और काशी के लोकसभा के सांसद को आज छोटी काशी में सर झुकाने का अवसर मिला है। ये मेरा और एक सौभाग्य है। आज जब मैं यहां आया तो मुझे मन में थोड़ा संकोच हो रहा था, भीतर से थोड़ा मैं हिला हुआ था। मेरे मन में था कि हिमाचल के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है, लेकिन मैंने यहां आने में बहुत देर कर दी। तो हो सकता है आप थोड़े नाराज होंगे, गुस्से में होंगे, ऐसा मैं सोच रहा था। लेकिन यहां आकर के मैंने देखा आपका दिल तो हिमालय जैसा बड़ा है, आपने उतना ही प्यार मुझे दिया, इतना ही प्यार दिया। पल भर में जैसे बर्फ पिघल जाए, सारे गीले शिकवे पिघल गए। मैं आपका सर झुका करके नमन करता हूं आपके प्यार के लिए। लेकिन आप जानते हैं, जब नई जिम्मेवारी मिलती है, नए नए काम को सीखना होता है, समझना होता है, तो फिर लगता है चलो अभी अपनों में तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो भी चलेगा, कि यहां तो बहुत कुछ रहा हूं। और इसलिए स्वाभाविक भी था कि और काम करते 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 फिर आज आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला।
और मंडी में आए, सेपू बड़ी की तो याद आ गई। और बिना झोल को काम चलेगा कैसे? लेकिन अब तो उससे भी नाता छूट गया है। लेकिन टेस्ट ऑफ मंडी अभी भी बरकरार है। हिमाचल दशहरे के लिए मशहूर है। कुल्लू का दशहरा तो देश भर के लोगों के कभी मन में रहता है कि कभी न कभी कुल्लू के दशहरा देखने के लिए चले जाएंगे। और कल ही रघुनाथ जी महाराज मंदिर वापस लौट गए हैं। बहुत हंसी खुशी के साथ, बड़ी भक्ति भाव से देवताओं का आगमन और विदाई, उसमें आप रममाण थे। वो भी एक शक्ति का स्रोत है। और आज हिमाचल की धरती से देश को भी एक नई ऊर्जा शक्ति का स्रोत का लाभ मिल रहा है। और उसी निमित्त आज मुझे आप सबके बीच आने का अवसर मिला। एक साथ 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके लोकार्पण करने का आज ये अवसर मिला है मुझे। और ये भी बड़ा कोइंसिडेंट कहिए, सौभाग्य कहिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, धूमल जी मुख्यमंत्री थे, और जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, उसमें एक संगठन के प्रभारी के रूप में मैं भी मौजूद था। वो शिलान्यास हुआ तब कहां सोचा था कि उसके लोकार्पण के लिए कभी मुझे यहां आने का अवसर आएगा। लेकिन ये सुभग संयोग है कि आज मुझे आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी के तहत अटल जी ने जिस कार्य को आरंभ किया था, और अटल जी को हिमाचल वासी कभी बाहर के नहीं मानते थे, वो हमेशा मानते थे अटल जी तो हिमाचल के हैं। और अटल जी भी हमेशा मानते थे कि मेरा अगर कोई दूसरा घर है तो हिमाचल है। और इसलिए आज जब इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं, तब मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दीर्घ दृष्टि को भी नमन करता हूं, उनका फार साइटेडनेस को भी वंदन करता हूं कि जो हिमाचल के पूरे आर्थिक जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ऊर्जा की अपनी इतनी ताकत है, किसी एक माध्यम से भी हिमाचल हिंदुस्तान के छोटे राज्यों में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का सामर्थ्य रखता है। आज जब मैं मंडी में आया हूं तो मुझे खास करके मंडी जिले के नागरिकों का एक विशेष अभिनंदन करना है, हिमाचल के नागरिकों का अभिनंदन करना है। जब मैं यहां हिमाचल में संगठन का कार्यभार देखता था, तहसील तहसील तक दौरा करता था, अनेक मेरे चिरपरिचित चेहरे आज मेरे सामने मैं देख रहा हूं बड़े दिनों के बाद। उस समय धूमल जी की सरकार थी और शायद नड्डा जी हमारे फॉरेस्ट और एनवायरमेंट मिनिस्ट्री देखते थे। और उस समय हिमाचल में पहली बार पॉलीथीन बैग, इस पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय करके स्वच्छता के अभियान का और इस बार मुझे दिल्ली में
स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तम काम करने वालों को इनाम देने का अवसर आया तो ये मंडी जिला इनाम लेने वालों में से था। यहां की बहनों ने स्वच्छता के विषय में जो बीड़ा उठाया है और मंडी ने नाम रोशन किया है स्वच्छता के लिए, इसलिए मैं आज विशेष रूप से हमारे सांसद रामस्वरूप जी को, जिले की उनकी पूरी टीम को, यहां के नागरिकों को स्वच्छता के इस अभियान को सफल करने के लिए कोटि कोटि अभिनंदन देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां मंडी के सिवाय से भी बहुत लोग आए होंगे। मंडी वालों ने तो स्वच्छता के अंदर एक नई ऊंचाई पार कर ली है, लेकिन आप सबको भी मेरा आग्रह है कि जब इस सभा से वापस जाएंगे तो यहां वो प्लास्टिक की बोतल कुछ छोड़ करके मत जाना, उठा के ले जाओगे ना, ऐसे नहीं, जवाब दीजिए। पूरा मैदान सफाई करके जाओगे ना, वरना मंडी वाले हमारी शिकायत करेंगे, क्योंकि मंडी ने सफाई के लिए एक बहुत बड़ा पैरामीटर तय किया है। तो उनके इस अभियान को यहां पर भी आए हुए सब ने मदद करनी चाहिए। और हिमाचल के लोग, ये देवभूमि ऐसे ही नहीं है, लोग भी इतने ही पवित्र हैं कि ऐसी पवित्र कामों को ताकत देने का उनका स्वभाव है। ये हिमाचल देवभूमि भी है, वीर भूमि भी है, ये वीरों की भूमि है। शायद यहां कोई परिवार ऐसा होगा जिसका लाल मां भारती की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात न हुआ हो, ऐसा शायद कोई परिवार मुश्किल से मिलेगा। हर परिवार में एक फौजी, हर परिवार में राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की पीढ़ियों की परंपरा, ऐसी ये वीरों की भूमि है। अगर परमवीर चक्र की सूची देखें तो छोटा सा हिमाचल, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आन बान शान के साथ सर ऊंचा करके खड़ा हुआ दिखाई देता है। मैं उन वीरों को नमन करता हूं, उन फौजियों को नमन करता हूं। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। जितना गौरव आज जो सेना में तैनात हैं उनके लिए हम करते हैं, उतना ही गौरव उन सेवानिवृत्त फौजियों का भी है, क्योंकि उन्होंने भी इस महान परंपरा को कायम रखते हुए नई पीढ़ी को ये ताकत देकर के आए हैं। और इसलिए आज जो तैनात है, अगर उनको 100 सलाम है, तो जो वहां से निवृत्त होकर के आए हुए और हिमाचल के हर घर में है, उनको भी मेरा 100 सलाम है। भाइयों बहनों, मैं लोकसभा के चुनाव में यहां इसी मैदान में सभा करने आया था, और उस सभा में मैंने वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी। और आज इस वीर भूमि में आकर के
सेना के इन बहादुर जवानों को, उनके परिवारों को नतमस्तक होकर के बड़े संतोष के साथ कह रहा हूं कि आपका जो हक था, जिसके लिए आप लोग 40-40 साल से लड़ रहे थे, सरकारें आई गई, वादे बहुत हुए, बड़े चुलबुले भाषण भी हुए, और कुछ लोगों ने तो 200-500 करोड़ बजट में डाल करके आंख में धूल झोंकने का भी प्रयास कर दिया। लेकिन किसी ने हिसाब नहीं लगाया कि वन रैंक वन पेंशन आखिर है क्या, आर्थिक बोझ कितना आएगा, कैसे करेंगे। कुछ नहीं किया। जब आकर के मैंने इस काम हाथ में लिया तो हर दिन नई चीज निकलती थी, हर दिन नई चीज निकलती थी, आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं तो हैरान था कि पहले की सरकार वन रैंक वन पेंशन में 200-500 करोड़ सोचती थी, ये मामला तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा जिम्मेवारी का बन गया। किसी भी सरकार के लिए एक मुश्त 10,000 करोड़ रुपया देना काफी बहुत मुश्किल होता है। मैंने फौज के लोगों से बात की। मैंने कहा, भाई ये मेरा वादा है, और मैं तो फौजियों को बड़ा आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए। फौज के लोगों ने मुझे कहा, मोदी जी बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा, भाई एक मुश्त तो नहीं दे पाऊंगा, क्या इसको 4 हिस्सों में टुकड़े कर दें तो चलेगा। मैं आज मेरे फौज के जवानों को नमन करता हूं, उन्होंने एक बात में मेरी बात को मान लिया, और आज 4 किस्त में पहली किस्त का 5,500 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं, और किस्त भी ऐसे ही मैं दे के रहूंगा। वन रैंक वन पेंशन 40 साल से लटका हुआ सवाल, देश के लिए मर मिटने वालों का सवाल, ये सरकार है जो देश की सेना का गौरव करने वाली उस काम को पूर्ण कर दिया। और आज जहां भी जाता हूं, न सिर्फ फौजी लेकिन फौज के परिवारजन मुझे इतने आशीर्वाद देते हैं, इतने आशीर्वाद देते हैं कि मुझे ऐसे लोगों के लिए कुछ और करने का हमेशा एक नया उत्साह मिलता है, ताकत मिलती है, मेरा हौसला बुलंद होता है। भाइयों बहनों, आज यहां एक रामपुर हाइड्रो पावर जो सतलुज नदी पर करीब करीब 4,200 करोड़ रुपया खर्च, कोल डैम वो भी सतलुज नदी पर 800 मेगावाट। और बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 1962 में रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ ये कोल डैम बनाने का प्रोजेक्ट साइन हुआ था। सतलुज में इतना पानी बह गया, इतना पानी बह गया, सरकारें आई, प्रधानमंत्री आए गए, वो कागज वहां का वहां रह गया। ये अटल जी के आने के बाद ये काम आगे बढ़ा, और आज उसके फल हिमाचल और देश को मिल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। पार्वती ये बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है जी। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, परिवार में 3 बेटियां हो और पहले तीसरी की शादी हो तो जरा अजीब सा लगता है। ये पार्वती 3 का प्रोजेक्ट का आज उद्घाटन हो रहा है।
1 और 2 के लिए तो अभी मुझे धक्के मारने पड़ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों मैं एक प्रगति कार्यक्रम करता हूं टेक्नोलॉजी के द्वारा। भारत सरकार की के जो प्रोजेक्ट है उसके हाल क्या है उसका बड़ा मैं खुद बैठ करके रिव्यू करता हूं। लाखों करोड़ों का प्रोजेक्ट को रिव्यू किया। मैं जब प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवारी ली और जब मैं चुनाव में कैंपेन कर रहा था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री को और पीएमओ को एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट चलाना पड़ेगा, पुरातत्व विभाग चलाना पड़ेगा। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरी कल्पना में ही नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे एक नए तरीके का पुरातत्व विभाग खोलना पड़ा है। ये पुरातत्व विभाग ये है जिसमें मुझे बाबा आदम के जमाने में किसी जमाने में कोई प्रोजेक्ट तय हुआ हो, किसी का शिलान्यास हुआ हो और बाद में 30-30 साल तक वो फाइल ही खो गई हो, तो मैं ये खोज करके ये हाड़ पिंजर निकाल रहा हूं, स्केलेटन निकाल रहा हूं कि हुआ क्या भाई। मैं हैरान था जी। एक प्रोजेक्ट मैंने देखा रेलवे का और चौंकाने वाला था जी कि रेलवे का एक प्रोजेक्ट नांगलबान तलवाड़ा रेलवे। ये नांगलबान तलवाड़ा रेलवे 1981 में तय हुआ था जी। आज आप देखिए 35 साल हो गए। 35 साल के बाद मैंने पूछा भाई इसका हुआ क्या। अभी मैंने उसको खुदाई करके निकाला है सारी फाइलों को। पुरातत्व विभाग मेरा काम कर रहा है और आज उस रेलवे प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए अब जब तय हुआ था तब वो प्रोजेक्ट सिर्फ 34 करोड़ का था, 34 करोड़ रुपीस। ऐसा क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण ये 34 करोड़ का प्रोजेक्ट आज 2100 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर उस समय यह हो जाता तो इतने सालों में कितना लाभ मिलता और 34 करोड़ में काम पूरा हो गया होता। आज 2100 करोड़ रुपए का बोझ इस सरकार को वहन करने की नौबत नहीं आती। लेकिन ज्यादातर तो कागज पे प्रोजेक्ट कर देना, प्रेस नोट दे देना या तो कहीं जाकर के पत्थर लगा देना, इसी का परिणाम है। भानुपली बिलासपुर बेरी ये नई रेल लाइन करीब 10 साल पहले इसकी कल्पना हुई। उसके बाद 3000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, चुनाव गया, बात भूल गए, छोड़ दिया। भाइयों बहनों, उस प्रोजेक्ट को हमने फिर से निकाला है। उसको भी आगे बढ़ाने के लिए काम शुरू करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। भाइयों बहनों, हिमाचल में ऊर्जा के क्षेत्र में तो प्रगति करनी है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं पड़ी हुई है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और हिमाचल की जनता भली भांति जानती है कि जब जब यहां भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने का अवसर मिला, हमारे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे शांता कुमार जी। हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाइए, मुख्यमंत्री के नाते शांता कुमार जी की पहचान बन गई थी।
पानी वाले मुख्यमंत्री, पानी पहुंचाने का बीड़ा उठाया था उन्होंने। बाद में धूमल जी की सरकार बनी। धूमल जी की सरकार की पहचान बनी ग्रामीण सड़क वाले मुख्यमंत्री, गांव गांव सड़क की जाल बिछाने वाले मुख्यमंत्री। और अभी मुख्यमंत्री की पहचान क्या है, मुझे बताना पड़ेगा क्या? क्या है भाई? ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए तो कोई पानी के लिए अपने आप को खपा दिया, तो किसी ने सड़क के लिए खपा दिया, और भी लोग आए जिन्होंने अपने लिए न जाने क्या क्या खपा दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की हमारी जो दिशा है, ज्यादातर सरकारों की पहचान एक आध काम कर लिया तो एक सरकार पहचान भी बन जाती है। लेकिन आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करने का प्रयास कर रही है। अगर हम टॉयलेट बनाने की उतनी चिंता करते हैं तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने की भी उतनी ही चिंता करते हैं। अगर हम गांव की सड़क बनाने की चिंता करते हैं तो अटके हुए रेल के प्रोजेक्ट को भी उतनी ही ताकत देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान को ऊर्जा देने की ताकत हिमाचल रखता है, उसी हिमाचल में ऊर्जा बचाने का काम भी हम करते हैं। वरना इतनी ऊर्जा उपलब्ध हो तो यहां ऊर्जा बचाने की जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली पैदा करते हैं। तो मोदी जी हमें बिजली बचाने के लिए क्यों समझा रहे हो? हिमाचल वालों ने मुझे नहीं कहा। हमने एलईडी बल्ब का अभियान चलाया। ठीक है, अभी भी और गति लाई जा सकती है। मैं यहां की सरकार से अनुरोध करूंगा, लेकिन अभी तक लोगों की भागीदारी से जो हुआ है, 70 लाख की आबादी वाला हिमाचल प्रदेश एक प्रकार से 10 लाख परिवार वाला प्रदेश। इन 10 लाख परिवारों ने जो एलईडी बल्ब लगाने का धीरे धीरे शुरू किया है, मुझे अभी भी हमारे ऊर्जा मंत्री पीयूष जी बता रहे थे कि एलईडी बल्ब डालने के कारण जो ऊर्जा की बचत हुई है, उसके कारण यहां के परिवारों को डेली 95 लाख रुपीज यानी करीब करीब 1 करोड़ रुपया का रोज का बचत हो रहा है। मतलब साल भर में 350 करोड़ रुपया यहां के परिवारों की जेब में बचने वाले हैं। काम कैसे किया जाता है इसका यह उदाहरण है। बिजली का बिल कम होने से साल भर में करीब 350 करोड़ रुपया इन 10 लाख परिवारों के बचने वाले हैं, जिसकी आबादी करीब करीब 70 लाख आबादी है। सरकार योजना बनाए तो लोगों का कैसे भला हो सकता है, इसका यह उदाहरण है। भाइयों बहनों, इसके कारण पर्यावरण की भी रक्षा होती है, और पर्यावरण की रक्षा पर भी बल देना हिमाचल में तो विशेष आवश्यक है। जब धूमल जी की सरकार थी, जंगलों में पेड़ लगाने की जो उनकी स्कीम थी, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो मैंने मेरे यहां से एक टीम भेजी थी स्टडी करने के लिए कि धूमल जी ने जंगल बचाने के लिए और जंगल बढ़ाने के लिए जो काम उठाया है, कुछ सीख के आओ, ताकि गुजरात के अंदर हम इन जंगलों को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। इतनी अद्भुत योजना बनाई थी, क्योंकि हिमाचल की वो ताकत है। और इन जंगलों को बचाने के लिए हमने एक दूसरा बीड़ा उठाया है। गरीब से गरीब परिवार को भी
आने वाले 3 वर्ष के अंदर अंदर घर में गैस के चूल्हे का कनेक्शन दे देना। मेरी माताओं बहनों को प्रसन्नता होगी जब गैस का चूल्हा होगा। और हिमाचल में तो ठंड में कितनी लकड़ी जलाओ, पता नहीं चाय बनते 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 कितना टाइम चला जाता है। ऐसी ठंड में गुजारा करते हैं, उनको एक गैस का चूल्हा सबसे ज्यादा आशीर्वाद हिमाचल की माताओं बहनों को होने वाला है। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब परिवार की माताओं को ये गैस का चूल्हा देने की योजना बहुत तेजी से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसका लाभ अभी धूमल जी बड़ी चिंता जता रहे थे कि भारत सरकार इतना सारा धन दे रही है, लेकिन भारत सरकार जरा हिमाचल सरकार से हिसाब भी मांगे। उनकी बात सही है, हम ही क्यों, हिमाचल की जनता भी तो हिसाब मांगेगी। और मुझे विश्वास है मांगेगी, पक्का मांगेगी, क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 14वां, उसने हिमाचल के लिए 21,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। भाइयों बहनों, हमारी सरकार आने के बाद 21,000 करोड़ से बढ़कर के 15th फाइनेंस कमीशन में ये रकम हो गई है 72,000 करोड़ रुपया। कहां 21,000 करोड़ और कहां 72,000 करोड़ रुपया। इतना सारा धन दिल्ली के खजाने से हिमाचल के भाग्य को बदलने के लिए लगाया गया है। मैं आशा करता हूं कि यहां की सरकार, यहां के मुलाजिम एक मुश्त ताकत दिखा करके पाई पाई का सही उपयोग हो, हिमाचल की जनता के काम आए इस प्रकार से उपयोग हो, और इस धन को लगाएंगे तो हिमाचल का जीवन बदल जाएगा। हिमाचल देश को देने वाला राज्य बन जाएगा। हमारे किसान फलों की खेती, मैंने अभी जो पेप्सी बेचते हैं, कोका कोला बेचते हैं और बोतलों में भर भर कर जो पानी बेचते हैं, कलरफुल मिठा, बड़ा ही लोग पैसे भी बहुत देते हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि ये जो आप बोतलों में पानी बेचते हो, सिंथेटिक टेस्ट भी होता है उसमें, क्या उसके अंदर नेचुरल फलों का 5% जूस भी मिक्स कर सकते हो क्या? और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों नागपुर के अंदर जो संतरे होते हैं, नागपुर के किसानों का और कोका कोला कंपनी के बीच एमओयू हुआ, और अब वो कंपनी जो कोका कोला बेचेंगे उसमें 5% जूस नेचुरल फ्रूट जूस होगा। इसके कारण किसानों को तुरंत मार्केट मिल जाएगा। हिमाचल के किसानों के लिए भी जो फलों का उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में यह आशीर्वाद रूप बनने वाला है। हम जानते हैं हमारे देश में खेती प्राकृतिक आपदाओं से घिरी रहती है। कभी कभी इतनी बाढ़ आ जाती है,
खेत के खेत काट करके ले जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। पहली बार आजाद हिंदुस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस बार हमने लागू की है कि जिसके कारण हिंदुस्तान का कोई भी किसान प्राकृतिक आपदा में साल भर गुजारा करने के लिए टिक सकता है, मुसीबतों से रास्ता खोज सकता है। इतनी बड़ी उपयोगी योजना प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना हमने की है। मैं हिमाचल सरकार से आग्रह करता हूं कि पूरे देश की सरकारों ने प्रधानमंत्री कृषि फसल योजना को प्राथमिकता दी है, उसके लिए एजेंसियां बुक कर दी है, टेंडर प्रक्रियाएं कर दी है और देश में करोड़ों किसान ये बीमा योजना का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसमें अभी हिमाचल में गति नहीं आई है। हिमाचल के मेरे किसानों के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए और इसलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा अहम कदम उठाया है। उसमें हिमाचल सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए हिमाचल के किसानों को प्रधानमंत्री कृषि फसल बीमा योजना का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करे। यहां के किसानों का जीवन बदल जाएगा। हम फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रहे हैं। हमारे यहां किन्नौर इलाके में आलू वगैरह जाने जाते हैं, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग होता तो उनको और आय ताकत मिल जाती। भारत सरकार फूड प्रोसेसिंग पर बल दे रही है ताकि हमारा किसान जो पैदा करता है, क्योंकि पहाड़ों से मुझे याद है फल तैयार होने के बाद शहर तक जाने से इतनी कठिनाइयों से उसको गुजरना पड़ता है कि बहुत बड़ी मात्रा में फसल नष्ट हो जाती है। इसको बचाने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवश्यक कोल्ड स्टोरेज, आवश्यक पैकेजिंग, आवश्यक ट्रांसपोर्टेशन, ई मंडी का प्रयोग, ताकि किसान जो चाहे वो दाम उसको मिल सके, उस पर बल देते हुए हम चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हिमाचल के प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार इस मंडी की धरती पर आप लोगों का इस छोटी काशी में आशीर्वाद पाने के लिए भाग्यशाली बना। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।